3 बजे की 3 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है और आपको बता दें कि जिले के रेणी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है और प्रशासन की टीम मौके जांच में जुट गई है और इसमें कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्लेशियर धौली नदी के किनारे ये बह गया है और आपको बता दें कि इसमें 100 से ज्यादा मौत की आशंका बताई जा रही है। तो वहीं आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और आपको ये भी बता दें कि एसडीआरजी की 10 टीमें भी मौके पर मौजूद है। हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में अलर्ट जारी किया गया है और बता दें आपको ये भी कि ग्लेशियर टूटने से पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भारी नुकसान हुआ है और साथ ही धौली गंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को भी भारी नुकसान की सूचना मिल रही है। और आपको बता दें कि अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है और इस तबाही में कितना नुकसान हुआ है। इस घटना में जान माल की बड़ी संख्या में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है और ये घटना सुबह 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। इस घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसके चलते जोशीमठ श्रीनगर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं यूपी सरकार ने भी अफसरों को अलर्ट रहने का निर्देश भी दे दिया है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। कुदरत का कहर बरप गया है और इसी के चलते आपको बता दें कि जिले के रेणी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है। प्रशासन की टीम मौके पर जांच में जुट गई है। इसमें कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तबाह हो गए हैं और आपको ये भी बता दें कि ग्लेशियर धौली नदी के किनारे बह रहा है और इसमें 100 से ज्यादा मौत की आशंका बताई जा रही है इस तबाही में। और वहीं आपको ये भी बता दें तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता चमोली से अर्चना जुड़ गई है। अर्चना, भारी नुकसान की संभावना बताई जा रही है, जिस तरीके से तबाही मची है यहाँ पर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि चमोली जिले में आज जो धौली गंगा के किनारे जा रही है, आप देख रहे हैं एक नदी तेजी से बह रही है। इसमें 100 लोगों के जान माल का शंका जताई जा रही है कि 100 लोग बह चुके हैं इसमें। जी, फिलहाल क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है, कितनी टीमें यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में है? जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी, यहाँ से शासन प्रशासन बहुत सारी टीमें एसडीआरजी की भी टीम वहाँ पे मौके पे मौजूद है। आपको बताना चाहूंगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो फिलहाल अब प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? केंद्र से भी आई हुई है कि केंद्र से भी, जैसा कि हमें आपको अपडेट देते हैं कि केंद्र से भी शाह जी ने कहा है कि इस पे हम जांच करवाएंगे और मौके पे वहां पे पहुंचने के लिए टीम भी गठित किया गया है। और तमाम जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगी। जी, तो अर्चना, फिलहाल जिस तरीके से तबाही देखने को मिली है, कुदरत का कहर तबाही हुई है यहाँ पे, और अगर बात करें इसी के चलते जो तबाह की स्थिति हुई है, कई राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि हाई अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार घाटों पे से लोगों को हटाया भी जा रहा है और गंगा किनारे न आने का, और एसडीएम डीएम बार बार अपील कर रहे हैं पुरानी अफवाहों को लेकर अफवाह न फैलाई जाए। जी अर्चना, अगर फिलहाल जो स्थिति बताया जा रहा है कि इस हादसे में जो तबाही हुई है उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, क्या कुछ आंकड़े और भी बढ़े हैं? अभी तक तो आंकड़े नहीं बढ़े हैं, 100 ही बताई जा रही है कि 100 लोग इसमें बह चुके हैं, वो भी मजदूर। काफी घर इसमें किनारे जो घर बने हुए थे वो बह गए हैं। जी, अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है अर्चना?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना चौधरी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है और जिले के रेणी गांव में के पास ग्लेशियर टूटा है और प्रशासन की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। और इस दौरान बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आशंका जताई जा रही है और इसमें कई ग्रामीणों के घर भी खत्म हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और आपको यह भी बता दें, ग्लेशियर धौली नदी के किनारे ये बह रहा है और इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो चमोली में ग्लेशियर टूटा है, बड़ी तबाही हुई है यहाँ पे। तो लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि टीम की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ग्लेशियर टूटने से पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। साथ ही धौली गंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को भी भारी नुकसान की सूचना मिल रही है। अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इस तबाही में कितना नुकसान हुआ है और इस घटना में जान माल की बड़ी संख्या में नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। ये घटना सुबह 8 से 9 बजे के बीच की है। इस घटना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसके चलते जोशीमठ श्रीनगर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं यूपी की अगर बात करें तो यूपी सरकार भी अफसरों को अलर्ट रहने का निर्देश भी दे दिया है। तो लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड के चमोली इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। चमोली जिले जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और पानी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है, लिहाजा आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इससे ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसी के चलते आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर है और श्रीनगर में भी सैलाब जा पहुंचा है। आगे की क्या स्थिति है, लगातार संवाददाता से अपडेट ले रहे हैं लगातार। और आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सरकार की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा का बड़ा जलस्तर और इसी के चलते आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थिति का जायजा लिया है। कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितना नुकसान हुआ है इस तबाही में, लेकिन इसी के चलते आपको बता दें कि चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर की अगर बात करें तो वहां भी हाई अलर्ट मोड पर है प्रशासन पूरी तरीके से। गंगा के तटवर्ती क्षेत्र खाली कराने के आदेश उत्तराखंड के चमोली जिले के तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से स्थिति देखने को मिली है उत्तराखंड के चमोली में, तबाही हुई है बड़ी, और इसी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं और कब अपना विकराल रूप ले लें इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। जिस तरीके से ग्लेशियर फटा है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी तब भी यही था। और अब भी जिस तरीके से ग्लेशियर फटता है तो बहुत तेज उसके साथ जो मलबा होता है, पत्थर होते हैं, जो पानी होता है, वो सब बह के आता है और वो अपने सामने जो कुछ भी मिलता है उस सबको बहा के ले जाता है। तो वही हुआ है, ये ग्लेशियर फटा है। तो देखेंगे जिस तरीके से जगह जगह हम जो प्राकृतिक चीजें हैं उनमें अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं, बांध बनाते हैं, बिजली घर बनाते हैं, तो तपोवन और वो सब बहा के ले गया वो अपने साथ। और वहाँ जो भी मजदूर काम कर रहे थे या जो भी स्टाफ काम कर रहा था वो सब लापता है। भयानक त्रासदी है और इस समय संकट की घड़ी में सरकारों को मिलकर इसका कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना चाहिए, जिससे कि पहाड़ पर जो लोग बसे हुए हैं, जिनके घर नजदीक है और जिनके साथ इस तरह का कोई हादसा और उन्हें इफेक्ट कर सकता है, उन सबको रेस्क्यू करने की जरूरत है। लेकिन ये बात अलग है कि अभी भी टेलीफोन नहीं मिल रहे हैं। अभी हम उतना डेवलप कंट्री नहीं है
कि भी हमने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हो। हमारे यहाँ अभी भी देखिए जिस तरह से आप देखेंगे त्रासदी हुई है और उसके बाद टेलीफोन नहीं मिल रहे हैं, गांव से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो कितने लोग की जान एक्चुअल में गई है, इसका आकलन अभी बाकी है। अभी जो खबरें आ रही हैं वो प्राइमरी खबरें हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि और ये जो संख्या है ये बढ़ेगी, और ये संख्या जब बढ़ेगी तभी एग्जैक्ट बताया जा सकता है। फिलहाल वहाँ पर एयरलिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जब इस तरह की त्रासदी होती है तो रोड बह जाते हैं, पुल बह जाते हैं, और पहाड़ों पर दुर्गम रास्ते में जाना और रेस्क्यू करना संभव नहीं हो पाता। तो जहाँ नियर बाई पॉइंट्स हैं वहाँ से एयर लिफ्ट किया जाए तो शायद जो लोग बचाए जा सकते हैं उनको बचाया जा सकता है। जी, तो अभी जी इस तरीके से बताया जा रहा है कि जो तबाही हुई है इसमें तीन लोगों के शव बरामद हुए हैं। इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है कि 150 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग, कितने लोग लापता हैं एग्जैक्ट फिगर अभी बताना मुश्किल होगा। और देखिए सब का जहाँ तक प्रश्न है तो बहुत सारा मलबा, मिट्टी, पत्थर और वो जो पानी बह के आता है उसमें से अभी 3 ही बता रहे हैं कि जो भी है कि भी 3 सब रिकवर हुए हैं। तो अभी और रिकवरी होगी और ये संख्या कहीं ना कहीं मैं जो समझता हूँ कि ये संख्या और भी बढ़ेगी। तो आरबी जी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या अपील की जा रही है लोगों से? देखिए सरकार की तो यही अपील रहती है कि भाई जो लोग नीचे हैं, नदी के किनारे हैं, बसे हुए हैं, तो उन लोगों को ये जरूरी है कि भी वो ऊंचे स्थान पर जाएं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, पूरे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, और प्रशासन तो यही कोशिश करेगा कि जो लोग हैं वो लोग वहां से छोड़ के नदी का जो किनारे जहां उम्मीद है कि भी यहाँ पानी आ सकता है या कटाव हो सकता है, वहां से वो लोग अलग हो जाएं, ऊपर की साइड में आ जाएं, जिससे कि उनकी जान की रक्षा हो सके। प्रशासन पूरी अपनी तरफ से चौकस है, और केंद्र सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी का भी एक बयान आया है कि उन्होंने भी कहा है कि भी हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं और हम उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़े हैं। तो ये सबका दायित्व है कि भी सब लोग कहीं न कहीं मिलकर, और जो एक त्रासदी हुई है उससे किस तरीके से लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए, हम सब लोग मिलकर कोशिश करें तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जी, तो आरबी जी अब जिस तरह से तबाही हुई है तो कितना नुकसान हुआ है, कुछ इस बारे में कुछ पता चला है? देखिए अभी प्राइमरी स्टेज है, और पहाड़ों का जो आप देखेंगे जो भौगोलिक संरचना होती है बिल्कुल अलग होती है। वहाँ व्यक्ति विशेष पहुंच नहीं सकता, मीडिया की गाड़ियां जा नहीं सकती, तो वहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो भी सीमित हैं, और वहाँ से जो खबरें आती हैं लेट खबरें आती हैं। जैसे गांव है वहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है और कोई वहाँ की खबर तो नहीं मिल रही है, तो ये आकलन अभी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं वो यही है कि भी तपोवन और वो जो NTPC का एक प्लान था, पता नहीं है वो सारा बह गया है, और वहाँ 150 लोग काम कर रहे थे, उनका भी कुछ पता नहीं है। तो धीरे धीरे ये खबरें आएंगी और तभी पूरी तरीके से आकलन हो पाएगा कि जान माल का कितना नुकसान हुआ है। अभी फाइनल फिगर नहीं बताई जा सकती। अभी तो जो जैसे सोर्स मिल रहे हैं, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, उसी के आधार पर जो कुछ भी है वो थोड़ा बहुत बताया जा रहा है। फाइनल अभी इसको कहने में थोड़ा समय लगेगा। तो आरबी जी आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस मुद्दे पर? देखिए जनता को ये है कि जो त्रासदी हुई है, हम सब लोग जो भी तन से, मन से, धन से जो मदद हम कर सकते हैं वो उत्तराखंड के लोगों की, देवभूमि के लोगों की मदद करें, जिससे कि वो लोग इस त्रासदी से उभर पाएं। और सरकारें हैं, सारी सरकारें भी जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें मदद करें जिस भी तरीके से हो सकती है। और जो लोग भी आपका चैनल देख रहे हैं या जिन तक ये चैनल पहुंच रहा है, उनसे है कि वो लोग अगर कहीं खतरे में हैं तो वहां से अपने आप को अपलिफ्ट करें, वहां से हट जाएं, और अपनी जान की रक्षा के लिए
मान लीजिए नदी की तलहटी में आप रहते हैं या पहाड़ में नीचे वाली साइड में रहते हैं जहाँ आपको उम्मीद है कि भी इस तरह का हादसा हो सकता है, वहाँ पे ऊपर की ओर चले जाएं और अपने जान की रक्षा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आरबी उपाध्याय जी। देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है। इसे लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज किसान आंदोलन का 74वां दिन है। किसान आंदोलन को मजबूत बनाने आज हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों की महापंचायत बुलाई है और जिसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला हुआ। और आपको बता दें कि इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। तो वहीं आज दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक किसान का शव पार्क में पेड़ से लटका मिला और पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है और इसमें किसान ने लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार बस तारीख पर तारीख दे रही है, कोई नहीं कह सकता है कि काले कानून कब वापस होंगे। पुलिस ने बताया है कि मृतक किसान हरियाणा के जींद का रहने वाला था। टिकैत ने शनिवार को देश भर में हुए किसानों के चक्का जाम के बाद किसान क्रांति 2021 का ऐलान किया था। टिकैत ने आगे कहा था कि अब हमारा टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली का है। 26 जनवरी को हमने दिल्ली में 20,000 ट्रैक्टरों की रैली निकाली थी और उन्होंने अपील की है कि किसान अपने ट्रैक्टरों पर किसान क्रांति 2021 लिखे और इससे किसान जहां भी जाएंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा। किसानों ने कल 3 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ देश भर में चक्का जाम किया गया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किए गए जाम का सबसे ज्यादा असर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में देखने को मिला। और आपको बता दें कि इस जाम के बाद 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल के एक बयान ने किसान संगठनों की फूट को उजागर कर दिया। दरअसल राकेश टिकैत ने चक्का जाम से दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को अलग रखा था। दर्शन पाल ने इस फैसले पर कहा कि ऐसा बयान देने से पहले टिकैत को हमसे बात करनी चाहिए थी। तो लगातार देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। 74वें दिन जा पहुंचा है किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 74 दिनों से और किसान आंदोलन को मजबूत बनाने आज हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला हुआ। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। वहीं आज दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक किसान का शव पार्क में पेड़ से लटका मिला और पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें किसान ने लिखा कि भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार बस तारीख पर तारीख दे रही है, कोई नहीं कह सकता है कि काले कानून कब वापस होंगे। और पुलिस ने बताया है कि मृतक किसान हरियाणा की जींद का रहने वाला था। टिकैत ने शनिवार को देश भर में हुए किसानों के चक्का जाम के बाद किसान क्रांति 2021 का ऐलान किया था। टिकैत ने कहा था कि अब हमारा टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली का है। 26 जनवरी को हमने दिल्ली में 20,000 ट्रैक्टरों की रैली निकाली थी। उन्होंने अपील की कि किसान अपने ट्रैक्टरों पर किसान क्रांति 2021 लिखे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए चरखी दादरी से हमारे संवाददाता नरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से आज महापंचायत की गई है राकेश टिकैत के और आगे की रणनीति तय की गई है, तो अब आगे की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या रणनीति आगे की बनाई गई है? राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए एमएसपी वह जिन किसानों पर 26 जनवरी को केस किए गए हैं उनको वापस लेने के लिए हुंकार भरी है। वहीं आज भारी भीड़ इस महापंचायत में एकत्रित हुई। दादरी भिवानी मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम हो चुका है। तो नरेंद्र, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज 2 किसानों की मौत हो चुकी है, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है पार्क में, इसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है अब? इसको लेकर मंच से बात की गई, लेकिन तो नरेंद्र, जिस तरीके से बताया जा रहा है राकेश टिकैत ने आज 2 महापंचायत की गई है, तो इसको लेकर आगे की क्या रणनीति तय की गई है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब आगे आने वाले समय में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक किसान कृषि कानून को वापस नहीं लेते। महापंचायत में आगामी रणनीति बनाई गई है कि अक्टूबर तक आंदोलन चले। इस किसान बड़े जोश में दिखे महापंचायत में। वहीं राकेश टिकैत ने भी मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन चाहे दिन का भी होगा,
आंदोलन अब आगे बढ़ता ही जाएगा। जी तो नरेंद्र, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है, इस महापंचायत में टिकट ने कहा है कि अब हमारा टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली का है। जी, राकेश टिकैत ने मंच संबोधित करते हुए बताया कि आंदोलन अब कमजोर नहीं होगा। आंदोलन ने अब बहुत जबरदस्त जन भावना लोगों की जुड़ चुकी है और आगे बढ़ता ही जाएगा। वही मंच के ऊपर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अभय चौटाला पर बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र कुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं किसान नेता शिवराज सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से आपका जो प्रदर्शन है 74 दिन जा पहुंचा है और वहीं आज महापंचायत बुलाई गई है चरखी दादरी में, राकेश टिकैत ने संबोधन किया था किसानों को, तो इसको लेकर आगे की क्या रणनीति है आपकी तरफ से? रणनीति ये है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, पंचायत की जा रही है, जगह जगह जाकर के किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो सर, जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि सरकार ने आगे से आपको प्रस्ताव कर दे दिया है बातचीत करने के लिए, तो फोन कॉल की एक बात है, अगर फोन कॉल अगर आपकी तरफ से आती है तो बात आगे भी पहुंच सकती है, समाधान निकल सकता है। तो किस नंबर पर फोन करें कर देंगे, हमारे पास कोई नंबर थोड़ी है। जैसे पहले से मीटिंग होती आई है, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, इस बयान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोई डेट तो तय, समय तो तय करे। हमारे पास तो समय है, कोई समय तय कर दे, डेट तय कर दे, स्थान तय कर दे, आ जाएंगे। जी, तो शिवराज जी, क्या लगता है कल जो चक्का जाम किया गया था देश भर में, सरकार पर दबाव बनाने पर ये काम किया जाएगा? दबाव कुछ नहीं है, तो आंदोलन के अंग है जी। आंदोलन पहले से ही जब देश में होते आए हैं, तो ये तो अलग अलग तरीका से आंदोलन में होता है बीच बीच में। तो सर, अगर ये जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसी के लगातार जो मौत की खबरें भी सामने आ रही है, और अब ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर एक किसान ने सुसाइड कर लिया है, अब इनको सरकार को जो है अपना दिमाग सही करके, क्योंकि हमने इसको वोट दिया, हमने 300+ सीट दी है, अपना दिमाग सही करे, किसानों से सही ढंग से वार्ता कराए, मामले को सुलझाए। सुलझाना पड़ेगा सरकार को, किसान ऐसे हटने वाला नहीं है यहाँ से, सुलझाना तो पड़ेगा। आज सुलझा लो, ये 2 महीने बाद सुलझा लो या 10 महीने बाद सुलझा लो, सुलझाना जरूर पड़ेगा, किसान जाएगा नहीं बॉर्डर से। तो सर, जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 2 अक्टूबर का समय है सरकार के पास, और 2 अक्टूबर तक अगर कोई समाधान निकल के सामने नहीं आया तो आगे की जो रणनीति होगी वो अलग ही देखने को मिलेगी। अरे 2 अक्टूबर को भी नहीं निपटा तो और आगे बढ़ाई जाएगी डेट तो, लेकिन 2 अक्टूबर तक जाए ही क्यों जाए, पहले ही निपटा देना सरकार इस मामले को। बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया तो प्रधानमंत्री जी कोई रास्ता निकाले इसका, निपटाए इसको। इस बीमारी को पाला भी तो प्रधानमंत्री नहीं है। कोविड-19 में इस बिल को लेकर के आए, आवश्यकता क्या थी? जिस समय देश बिल्कुल बंद पड़ा था उस समय इस बिल की क्या जरूरत थी? इन्हें बिल दिख रहा था और देश कोविड से लड़ रहा था, क्या आवश्यकता थी उस समय इस बिल को लाने की? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए शिवराज जी। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और तोहफों की सौगात भी देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के मिशन बंगला के तहत इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि पीएम मोदी इस दौर से बंगाल में उसकी कैंपेनिंग की धार और मजबूत होगी। और आपको बता दें कि पार्टी को केंद्रीय योजनाओं के ऐलान से चुनाव में फायदा मिलेगा। बता दें आपको ये भी कि पिछले 16 दिनों में पीएम मोदी दूसरी बार असम और बंगाल दौरे पर हैं। और बता दें आपको ये भी कि दोनों ही राज्यों में कभी भी विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। बंगाल में एक और बीजेपी की रथ यात्रा जारी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए हर संभव कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं असम की अगर बात करें तो असम में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले महीने असम में आकर गरीब, पीड़ित और शोषित लोगों को जमीन के पट्टों के वितरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला था। तब मैंने कहा था कि असम के लोगों का स्नेह और आपका प्रेम इतना गहरा है कि वो मुझे बार बार असम में ले आता है। और प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि असम के स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था।
और इन शहीदों के खून की एक एक बूंद और साहस हमारे संकल्पों को मजबूत करता है। असम का यह अतीत बार बार मेरे मन को गौरव से भर रहे हैं और पूर्वोत्तर और असम को विकास की सुबह के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और कई तोहफों की भी सौगात भी देंगे। तो वहीं बीजेपी के मिशन बंगला के तहत इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि पीएम मोदी के इस दौरे से बंगाल में उसकी कैंपेनिंग की धार और मजबूत होगी। और आपको बता दें कि पार्टी को केंद्रीय योजनाओं के ऐलान से चुनाव में फायदा मिलेगा और पिछले 16 दिनों में पीएम मोदी दूसरी बार असम बंगाल के दौरे पर है। बता दें आपको ये भी कि दोनों ही राज्यों में कभी भी विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। बंगाल में एक और बीजेपी की रथ यात्रा जारी है, तो वहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए हर संभव कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं असम में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले महीने असम में आकर गरीब, पीड़ित, शोषित लोगों को जमीन के पट्टों के वितरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला था और तब मैंने कहा था कि असम के लोगों का स्नेह और आपका प्रेम इतना गहरा है कि वो मुझे बार बार असम ले आता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।